नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। 13 अगस्त आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। जब अंग दान की बात आती है तब हर एक व्यक्ति थोड़ा सा सहम जाता है, डर जाता है और ये सोचता है कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते। मगर उसी के साथ में एक और बात अक्सर मैं कहती हूँ कि भगवान को खुश रखना है तो भगवान ने जो हमें दिया है वो आप किसी को देकर जाएं, तभी भगवान हमेशा खुश रहेगा। और भगवान ने हमें ये जो इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, ये धरती दी है और इतना अच्छा शरीर दिया है, अगर हमारी मृत्यु के बाद में हमारे शरीर का एक अंग भी किसी को काम आता है और उसको नई ज़िंदगी मिलती है तो मानो आपका जीवन और मृत्यु दोनों सफल हुआ। मगर ये सोच आज भी फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यही वजह है कि हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। आज का ये जो दिवस है वो ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पर हम सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना हम ऐसी ऐसी घटनाएं देखते हैं और वहाँ जाकर अगर हम किसी को इतना समझा सके कि अगर आपके घर का एक व्यक्ति जिसका ब्रेन डेड हो गया है, किसी ने आत्महत्या की है और उनकी मृत्यु हुई है, तो उनका अंग दान कर सकते हैं। इतना अगर आप समझाएंगे तो आज का ये जो दिन है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है वो मनाना कहीं ना कहीं सार्थक हो जाएगा। आज ऑर्गन डोनेशन दिवस पर बहुत सारी बातें करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया है डॉक्टर दीपाली त्यागी को। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गायत्री, थैंक यू सो मच। डॉक्टर दीपाली त्यागी जो एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंडियन रेलवे से हैं। वडोदरा शहर में जब भी अंगदान होता है तब सबसे पहले दीपाली मैम मुझे कॉल करती है और कहती है कि गायत्री ये ज़रूर कवर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। उनका काम है बीइंग ए मेडिकल ऑफिसर, बीइंग ए डॉक्टर, परिवार को कन्विंस करना, मगर उससे परे एक बात वो और सोचती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयर करेंगे तभी ये जो रेशियो है उसे हम बढ़ा पाएंगे। तो मैम, इस बार का जो थीम है वो है अंगदान करें, जीवन बचाएं। तो जीवन बचाने की ये जो प्रक्रिया है और उसमें सबसे अहम भूमिका निभा सकता है अंगदान। तो मैम, सबसे पहला सवाल यही है कि अंगदान कौन कर सकता है और किन परिस्थितियों में हो सकता है? अंगदान तब हो सकता है गायत्री जब ब्रेन की डेथ हो जाए। ओके। और ब्रेन की डेथ कब हो सकती है? ब्रेन को बहुत गहरा आहत पहुंचे, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है या किसी कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई चली जाए, जैसे कि हैंगिंग के बाद होता है, या और भी कई सारी कंडीशन में ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने पे ब्रेन डेथ हो जाती है जी। या स्ट्रोक होने के बाद। इन सारी कंडीशंस में ब्रेन ख़त्म हो जाती है, लेकिन हार्ट की जो धड़कन जो है वो 24 घंटे से लेके 4 से 5 दिन तक चल सकती है अगर वो आदमी वेंटिलेटर पे हो। और जो हार्ट की पंपिंग से जो ब्लड सप्लाई बाकी सारे ऑर्गन्स को जा रहा है तो वो परमिट करता है कि उन ऑर्गन्स का अगर हम ट्रांसप्लांट करें सही टाइम पे जी। तो वो दूसरे के शरीर में जाके प्रत्यारोपण के बाद बिल्कुल चालू रहेंगे एज नॉर्मल। तो प्री कंडीशन ये है कि ब्रेन की डेथ हो जाए लेकिन हार्ट चालू रहे और पेशेंट वेंटिलेटर पे बराबर से मेंटेन्ड हो, तो 8 के 8 ऑर्गन्स जो हैं वो आप डोनेट कर सकते हैं। केवल कॉर्निया जो है हार्ट का रुकने के बाद भी आप 3 से 4 घंटे में अगर उसके आसपास आप मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं तो आँख को आप हार्ट रुकने के बाद भी डोनेट कर सकते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि ब्रेन डेड हुई है और ऑर्गन डोनेट करवाना है, तो उन परिवार को कैसे समझाते हैं मैम? किस तरह से उनको राज़ी करते हैं कि हाँ, हमारे परिवार के सदस्य का दान करना है हमें? गायत्री, इसमें एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ग्रीफ साइकिल। जब किसी का सगा संबंधी वेंटिलेटर पे होता है और
एक्सीडेंट के बाद या स्ट्रोक के बाद वेंटिलेटर पे लिया जाता है तो वो धीरे धीरे एकदम तुरंत तो ब्रेन डेथ होती नहीं है, तो कुछ घंटों में जब उसको हम जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि अब उसकी ब्रेन डेथ हो गई है, अब केवल वो वेंटिलेटर उसे मेंटेन कर रहा है, तो वो उसको इन्फॉर्म करते हैं कि अब कोई चांस नहीं है कि उसका सगा संबंधी वापस कभी भी जीवित हो सकता है जी। ऐसे मौके पे वो लोग हमको अलर्ट करते हैं, हम लोग वॉलंटियर्स हैं ऑर्गन डोनेशन के। उस समय हम आके उनसे जब चर्चा करते हैं तो हमारा पहला रोल सिर्फ ये होता है कि जो सूचना, जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ने उसको दी है उसको अब्जॉर्ब करने में ही 5 से 6 घंटा लगता है। किसी भी आदमी को आप बता दें कि अब कोई चांस नहीं है, उस चीज़ पे यकीन करने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो हम जब नॉर्मली जाते हैं तो हमको मालूम होता है कि वो विश्वास हमसे ज़्यादा कोई भी अपने घर के किसी डॉक्टर पे या जिसके साथ उसकी पहले पहचान है उससे करेगा। तो हम ये भी पूछते हैं कि आपके घर का कोई डॉक्टर है, हम उससे बात करें या आप किसी और से बात करवाना चाहते हैं, और अक्सर वो हमारी बात उनसे करवाते हैं, घर के भी किसी डॉक्टर से या जिस पे उनको विश्वास हो। एंड उससे रीअश्योरेंस मिलती है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। तो पहला रीअश्योरेंस उसको ये चाहिए होता है कि जो उसको बताया गया है कि ब्रेन डेथ हो गई है वो वाकई सही है कि नहीं है। उसके लिए हमारे बोलने से ज़्यादा घर का संबंधी कोई अवेयर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई घर का डॉक्टर हो जो इस चीज़ को समझता हो तो और भी अच्छा। तब वो होता है जब उसको ये यकीन हो जाता है कि अब कोई चांस नहीं है, तो सेकेंड स्टेज पे हम उसको ऑप्शन देते हैं। आप कभी भी इस चीज़ को फोर्स नहीं करते हैं। आपको पहली बात तो यकीन दिलवाना है कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल निष्पाक है, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में ये जरूर विचार आता है कि इससे कोई गलत कुछ मंशा गलत तो नहीं है। हाँ। क्योंकि ऑर्गन ट्रेड के बारे में हर आदमी ने पढ़ रखा है। तो पहला सेकंड चीज़ जो कन्विंस कराना होता है कि आपके जो सिद्धांत हैं, आप जिसके लिए कर रहे हैं वो सब बिल्कुल निष्पाक हैं। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अब सब सारी चीज़ें जो हैं, हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी के पास इंटरनेट फैसिलिटी है, सब चीज़ें जो हैं जिस पे भी हम प्रक्रिया करते हैं वो सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, ट्रांसपेरेंसी इंक्लूडिंग वेट लिस्ट, इंक्लूडिंग किसको जाएगा, और जो ये होता है कि आपको किसी को भी नहीं मालूम होता है कि रेसिपिएंट किसको मिलेगा, क्योंकि उसमें मैचिंग इन्वॉल्व है। एंड एक अब सरकार ने क्या किया है, एक नेशनल लेवल पे एक बॉडी बनाई है नोटो, और एक स्टेट लेवल पे बनाई है सोटो, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट एंड स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट। तो पहला ब्रेन डेथ के बाद जब हम काउंसलिंग करते हैं तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन सोटो को जाती है। और सोटो के पास ही मेंटेन्ड है सारी रेसिपिएंट्स की लिस्ट जी। सोटो की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। तो सब कुछ जब वो देखते हैं कि इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट तो उनको एक रीअश्योरेंस मिलती है। ये पूरा होने में 6 से 8 घंटे एवरेज लगते हैं। माने वो कन्विंस हो जाए कि ब्रेन डेथ हुई है जी। वो कन्विंस हो जाए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट भी है, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं है, उसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, इंक्लूडिंग जो जिस हॉस्पिटल से डोनेशन हो रहा है उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें जब वो यकीन में आ जाती है तभी कोई फैमिली डोनेशन के लिए अग्री करती है जी। इसमें गायत्री सबसे ज़्यादा रोल हमने देखा है जो कि अवेयरनेस फैलाने में। अगर आप पहले से ही जानते हैं कि ऑर्गन डोनेशन क्या है जी, इतने सारे लोग कर रहे हैं, इसमें कोई खतरा भी नहीं है, इसमें किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारा काम 6 घंटे जल्दी भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है जी जी। मैंने ऐसे भी डोनेशंस करवाए हैं जिसमें 24 घंटे से 72 घंटे तक हमने काउंसलिंग की है, सिर्फ काउंसलिंग करी है। पहला दिन निकल जाता है, वो कहते हैं हम सोच के बताएंगे, फिर वो पूछेंगे, फिर भी यकीन नहीं करेंगे, बार बार हमको जाके केवल बैठ के उनको यकीन दिलवाना पड़ता है कि जो वो कर रहे हैं वो सचमुच महादान है। और उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक क्षण मिलता है हर आदमी को भगवान बनने का जी, जो कि अंगदान के टाइम पे, क्योंकि ये एक ऐसा दान है जो कोई नहीं कर सकता, डॉक्टर भी नहीं कर सकता है,
एज डॉक्टर्स हम जिंदगी वापस नहीं ला सकते हैं। ये केवल उस दिन का वो क्षण है जिसमें जो उसका सगा संबंधी है। और मेरी तो एक बिल्कुल नॉन साइंटिफिक सा बिलीफ है, जो भी ऑर्गन डोनेशन मैंने देखे हैं, मुझे ये लगता है कि ये इंसान सोच के आया था कि मैं यूं जाऊंगा, ये दान करके जाऊंगा जी। क्योंकि मुझको अब तक मुझे एक ऐसा इंसान नहीं दिखा जिसका सगा संबंधी ने ये ना बोला हो कि ये अपने टाइम में बहुत चैरिटी करते थे। इनवेरिएबली मुझे हमेशा ऐसा मिलने, बच्चे बताएंगे बहुत अच्छे थे, सबका हेल्प करना चाहते थे। तो कहीं जाते जाते भी हेल्प करके ही गए। हाँ, मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है कि शायद इन्होंने कहीं पे सबकॉन्शियस लेवल पे सोच रखा था कि मेरी मृत्यु भी ऐसी होगी जिसमें मैं किसी को जीवन देके किसी जाऊंगा। को जीवन। जी मैम, आगे और बातें मुझे जाननी है, मगर यहाँ जब परिवार को कन्विंस करने वाली बात हो रही है, काउंसलिंग की बात हो रही है, तो एक यहाँ पर ही मैंने कवर किया था आप ही के साथ में मिलके, आत्महत्या का केस था और बहुत छोटी सी लड़की थी, हालोल की वो लड़की, और उनके परिवार को आपने कन्विंस किया। वो कैसे हुआ था? क्योंकि जब एक बच्चा आत्महत्या किया हुआ है घर का, उनके परिवार को वैसे ही आसमान टूटा हुआ है उनके ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे हालात में समझाना कि आप ऑर्गन डोनेट करें, ये तो बहुत मुश्किल काम था। बहुत बहुत। मुझे अभी भी याद है गायत्री, वो बच्ची का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था जी, और उसके तीसरे चौथे दिन पे उसने इंसेक्टिसाइड पॉइजन कंज्यूम कर लिया था। उसके बाद उसको पहले वहाँ पे आसपास के किसी हॉस्पिटल से लेके फिर वो ट्रांसफ़र किया गया बड़ौदा के आईसीयू में। तो जब हम लोग आए थे तो वो वेंटिलेटर पे थी एंड बिल्कुल क्लियर था कि ब्रेन डेथ हो गई है और अब कुछ नहीं हो सकेगा। तो उसके घर के कुछ लोग तो अवेयर थे इस बारे में, उसके मामा, उसके थे, देयर वर मेंबर्स इन द फैमिली जिनको मालूम था, लेकिन मदर को समझाना, पेरेंट्स को समझाना सबसे कठिन था। मुझे याद है कि मैंने उससे पूछा था कि जवान बच्ची थी, मेरी भी इत्तेफाक से लड़की की वही सेम ही उम्र थी, तो मैंने उसको माँ से पूछा था कि कल को जब क्रियाकर्म करोगे तो सब समाज में क्या चीज़ याद रखना चाहोगे, कि ये वही लड़की है जिसने आत्महत्या करी, या यूं याद रखना चाहोगे ये वही लड़की है जिसने अंगदान किया। और वो टर्निंग मोमेंट था। उसकी माँ ने तुरंत बोला, मुझे ऐसे ही, मेरी बच्ची बहुत ही होशियार बच्ची थी, वो ब्रिलियंट, कि मुझे बच्ची को यूं ही याद करवाना है। और गायत्री, दे हैव बिकम बिग ऑर्गन डोनेशन एम्बेसडर्स। वो सब जगह इसके लिए अवेयरनेस फैलाते हैं जी। और एक चीज़ और बताऊंगी, उस बच्ची का हार्ट जिसको गया, वो पहली बार बड़ौदा शहर से हार्ट किसी को गया था डोनेशन में। वो दिल्ली एम्स का एक 13 साल का बच्चा था जो 2 साल से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि उसका हार्ट नहीं चलता था, तो वो केवल बिस्तर से बाथरूम टॉयलेट तक जाता था, पढ़ाई लिखाई सब बंद थी। उस बच्चे का 6 महीने में ऐसी रिकवरी हुई कि उसने अपना 10th का एग्ज़ाम दिया और 10th के एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। और उसके डॉक्टर ने मुझे उसके दिल की धड़कन का रिकॉर्डिंग, एको का रिकॉर्डिंग मुझे भेजा था। और मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ कि इससे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट एज अ वॉलंटियर मेरे लिए हो ही नहीं सकता। इट इज़ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट। और वो ये जानते हुए कि 2 साल से वो बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, अब वो फर्स्ट डिवीज़न से 10th पास करता है, उसकी माँ की जो उसका उल्लास था मैं बता नहीं सकती हूँ। जी, वही यहाँ पर जिनकी बेटी का हार्ट वहाँ गया था, उनको भी उतनी ही खुशी है, बिल्कुल, कि वो भी वैसे ही जी रहे हैं कि हाँ, हमारी बेटी का दिल, हमारी बेटी उसके अंग में जिंदा है। ये बहुत बड़ी बात है। जब वो लोग लेके जा रहे थे ना, ऑर्गन्स लेके जा रहे थे, तब उसकी माँ फूट फूट के मुझसे मिलके रो रही थी। आप भी थे वहाँ पे।
तो मैंने उससे बोला था, मैंने कहा तुमको विदा करती ना, तुम शादी में करती, इसकी बच्चे की शादी करती तो विदा करती, ये विदाई हो रही है, पर यहाँ पे तुम 6 घरों में भेज रही हो बच्ची को, विदाई हो रही है ना, पर 6 घर में जाएगी, पहले तुम 1 घर में भेजती, 6 घर में जाएगी, 6 घर को रोशन करेगी। वो बहुत इमोशनल, बहुत इमोशनल। ये एक्चुअली ये आप सबको ये सारी बातें आप जो सुन रहे हैं उससे आप महसूस कर रहे होंगे कि जिनकी ब्रेन डेथ हुई है और वो परिवार किसी के लिए सोच रहा है, ये हम सोच के ही इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि इसके लिए जो काम करता है, जैसे दीपाली मैम जैसे कई लोग हैं ऐसे जो लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि अगर आप इसमें योगदान देंगे तो हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे लोगों को हम नई ज़िंदगी दे सकते हैं। और इस नई ज़िंदगी देने में कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि जब एक व्यक्ति गुज़र जाता है वो राख ही होने वाला है। तो उस राख होने से पहले उसी के अंग को ज़िंदा रखेंगे तो मुझे लगता है ये ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम हो सकता है। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा यज्ञ ये हो सकता है अंगदान करके। मैं अंगदान की जो प्रक्रिया है वो कहते हैं कि काफ़ी जटिल होती है। एक व्यक्ति को कितने ऑर्गन डोनेट करने हैं, कितने ऑर्गन डोनेट करने से कितने लोगों को ज़िंदगी मिलेगी, ये सारी बातें अगर हमें लोगों को बतानी है तो क्या कहेंगे? गायत्री, 8 लाइव्स को सेव करता है अगर ऑर्गन डोनेशन होती है। दोनों कॉर्नियाज यूज में आती हैं जी। हार्ट, लंग, लिवर जी, किडनी और पैंक्रियास। ओह। और इसके अलावा अब जो नया शुरू हुआ है वो इंटेस्टीन का, गट का और हैंड का, तो उसमें 2 और ऐड हुए हैं, 10 ऑर्गन्स। इसके अलावा टिश्यू में तो हार्ट के वैल्व्स भी, स्किन भी और बाल तक आप डोनेट कर सकते हैं। ओह। तो आप कायदे में तो आप 15 फैमिलीज को आप नया जीवन दे सकते हैं। पर जो गुजरात में अभी फिलहाल के लिए हो रहा है, वो गुजरात में अब हार्ट और लंग भी आ गया है, हार्ट लंग के ट्रांसप्लांट सेंटर्स आ गए हैं जी। और अगर नहीं भी रेसिपिएंट होता है तो ऑल ओवर इंडिया जाता है। लिवर किडनी तो गुजरात में 10 साल से चल रहा है, और लिवर किडनी पैंक्रियास। अब जो नया आया है दैट इज इंटेस्टीन का ट्रांसप्लांट, जिसके लिए अभी कुछ ही सेंटर्स में चालू हुआ है, इंटेस्टीन और हैंड का। वो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, पर वो भी जैसे हैंड ट्रांसप्लांट होता है ना, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, जिस सर्जन ने हैंड ट्रांसप्लांट किया था, साल भर के बाद उसी लेडी सर्जन ने उस हैंड पे राखी बांधी थी। वो फोटो शेयर हुई थी। जी जी जी, वो तो बहुत वायरल हुआ था। हाँ जी हाँ। तो हमको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। वही आदमी अब जिसका हाथ कटा हुआ था अब गाड़ी चला रहा है। आपको ये जब चीजें देखने को मिलती हैं तो एक नई ताकत मिलती है इस प्रोग्राम से जुड़ने की। जी जी। तो हर बार जब भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ थकान आ रही है, मेरे भगवान ही कुछ ऐसा करता है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा संदेश भेजता है जिससे कि फिर आदमी उसी जोश में जुड़ जाता है। जी। आपने जिक्र किया कि वेबसाइट है सोटो, तो अगर सिर्फ हम गुजरात स्टेट की बात करें तो वहाँ कितनी अभी भी वहाँ, यानी वहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट चल रहा है वो कितना बड़ा है मैम? यूँ मानो गायत्री की आज की तारीख में, वेटिंग लिस्ट छोड़ दो, आज की तारीख में अगर किसी की किडनी फेल हो जाए जी, और उसका कोई सगा संबंधी डोनेशन के लिए तैयार नहीं है और उसको केवल एक उम्मीद है कि किसी की मौत पे कैडावर जो ऑर्गन है वो है, तो उसका एवरेज जो वेटिंग टाइम है वो 4 से 5 साल है। एवरेज वेटिंग टाइम 4 से 5 साल है। ओह। तो आप 4 से 5 साल में, किडनी वाले के लिए तो फिर भी डायलिसिस है, पर लिवर वाले जैसे हैं जी जी, या हार्ट और लंग वाले हैं, इनमें से तो आपके पास लेस देन 1% चांस है कि आपको ऑर्गन मिलेगा और आप सरवाइव कर सकते हैं। एवरीवन इज फेटेड टू डाई। आप ये मान के चलिए। आपने कहा कि अभी जो नया हुआ है, जो
10 ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, 10 लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है, 10 या 15 जी, 15 अगर टिश्यूज भी मिलाए, नहीं टिश्यूज मिलाए तो 15। तो ये डोनेट किए गए ऑर्गन कितने समय में ट्रांसप्लांट के लिए ले जाने होते हैं कि ट्रांसप्लांट इतना समय में हो ही जाना चाहिए? इसमें गायत्री अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग अर्जेंसी है। Okay. जैसे हार्ट है, उसमें जो समय है वो करीब 4 घंटे का है जी। तो अगर हार्ट डोनेट करना होता है तो जब हार्ट टीम आती है और वो पहले तो देख लेती है कि हार्ट वाकई अच्छी कंडीशन में है, वो जब खोलते हैं तो साइमल्टेनियसली जिस अस्पताल में रेसिपिएंट लेटा हुआ है उसका भी प्रोसीजर शुरू हो जाता है, उसका हार्ट के रिमूवल का। स्टर्नोटमी हो जाती है और हमको 2 घंटे के अंदर उस हार्ट को रिट्रीवल के बाद पहुंचाना होता है रेसिपिएंट हॉस्पिटल में, जिससे कि वो अगले 1.5 से 2 घंटे में ट्रांसप्लांट हो जाए। अदरवाइज उसकी वायबिलिटी, जो उसका एक्शन है, वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। तो हार्ट का जो होता है वो 4 घंटे का होता है। लंग में थोड़ा सा समय मिलता है 6 घंटे तक, तो आपके पास थोड़ा सा और समय है। लिवर में भी लगभग 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। किडनी में 24 घंटे तक का समय मिलता है। ओके। और हैंड और इसमें गट में भी 6 से 8 घंटे का समय है। तो एवरेज जो आप मान के चलें 6 से 8 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट, किडनी को छोड़ दें, 6 से 8 घंटे के अंदर सारे ट्रांसप्लांट हो जाने चाहिए। तो एक शहर से दूसरे शहर ले जाना है, उसे दूसरे स्टेट ले जाने की बात होती है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो इतनी फास्ट कैसे हो सकती है? किस तरह से इसे मैनेज किया जाता है मैम? इसके लिए गायत्री, जिस मिनट से डोनर फैमिली हाँ करती है जी, उस मिनट से हम लोग जितने वॉलंटियर्स हैं, सोटो के कोऑर्डिनेटर और जिन जिन हॉस्पिटल्स में कॉल गई होती है, सब लोग कंटिन्यूअस फ़ोन पे होते हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो रिट्रीवल का टाइम सेट होता है उससे लेके जब तक ट्रांसप्लांट है, हर चीज़ को मिनट टू मिनट आपने प्रोग्राम कर रखा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल आता है ग्रीन कॉरिडोर का, जो कि पुलिस हमको हेल्प करती है, एंड एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का। वो चार्टर्ड फ्लाइट्स या जो रूटीन फ्लाइट्स हैं उसमें प्रायोरिटी दे देती हैं फॉर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट। तो पुलिस का तो आप ग्रीन कॉरिडोर्स तो अब गुजरात में तो आम हो गया है, लेकिन उसके लिए करीब 10-12 घंटे पहले से सब तरफ के जितने, जैसे अगर यहाँ से अहमदाबाद जाना होता है जी, तो बड़ौदा की पुलिस, खेड़ा की पुलिस और अहमदाबाद की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि लगभग से 11 बजे से यहाँ से निकलेगा तो आपको अहमदाबाद के जो रेसिपिएंट हॉस्पिटल है उसमें 1 से 1.5 घंटे के अंदर ऑर्गन पहुँच जाएगा। पूरा रूट क्लियर होता है, उसके सामने एक पायलट व्हीकल चलती है, पीछे एम्बुलेंस चलती है, वो पूरे रूट को क्लियर करती जाती है। तो इतना कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी आपके साथ हो, और वो है। बहुत बड़ा सपोर्ट है ये, बहुत बड़ा, कि आप इतने आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, उसमें आपने 2-3 बार जिक्र किया कि लोग अवेयर हैं। जिन परिवार को आप बताने जाते हैं उनको, उनके परिवार का कोई सदस्य तो अवेयर है जी। तो क्या आप मानते हैं कि बड़ी तादाद में अवेयरनेस बढ़ी है? कितने जागरूक हैं लोग अंगदान को लेकर? गायत्री, मैं इस प्रोग्राम में 2016 से जुड़ी हूँ। ओके। 2016 में बड़ौदा में कैडेवर डोनेशन की एक भी इंसिडेंस नहीं हुई थी 2016 तक। ओके। मुश्किल से मुझे लगता है पूरे हिस्ट्री में बड़ौदा के 2 कैडेवर ट्रांसप्लांट कहाँ भाईलाल अमीन में हुए थे। ओके। तो बाकी बड़ौदा में सुना ही नहीं था किसी ने। तो जब मैंने आईसीयूज़ में डॉक्टर्स के साथ बात करनी शुरू करी तो उनका पहला सजेशन ये था कि अवेयरनेस फैलाई जाए। और अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए? तो सूरत में डोनेट लाइफ का इतना अच्छा काम था जिसको मीडिया बहुत अच्छा कवर कर रही थी जी। उस चीज़ का ब्यौरा देते हुए, उस चीज़ के ऊपर हम लोग मीडिया से हेल्प लेते हुए, उसका न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, आपके चैनल्स इतना अच्छा कवर किए कि 2017 में हमारे 6 ऑर्गन डोनेशंस हुए जी। और 2018 में 22 हुए। तो इसमें इनवेरिएबली
जब भी आप बात करो और आप पूछो कि आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है पहले कभी, तो हमेशा ये होता है कि हाँ हमने टीवी पे देखा है, हमने पढ़ा है। जब भी आप बात करेंगे तो आपको ये जो फीडबैक मिलता है वो मैंने आपको बताया ना, अगर ये चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हमारा काम इम्पॉसिबल हो जाता है। जी। आपको एक नए चीज़ की ऐसी घड़ी में चर्चा करनी जिसमें वो ऑलरेडी इतना दुखी है, उस समय आप उसको एक नया कोई हिसाब बताएंगे तो उससे आपको हाँ मिलनी तो नियरली इम्पॉसिबल है। पर आप लोगों के सपोर्ट के मारे उन्होंने उसके बारे में पढ़ रखा है, सुन रखा है, कहीं पे दिमाग में एक संदेश लिखा हुआ है और जिसमें उस संदेश में ये लिखा है कि ये काम अच्छा है या ये महादान है, उससे बहुत बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जी। और न्यूज़ चैनल का सोशल मीडिया पे आना भी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है, बहुत, कि लोग सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। एक बात पूछना भूल गई थी मैं कि जैसे आप परिवार के सदस्यों को आप समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, तो उसमें अलग अलग वर्ग के लोग हैं, कोई कम पढ़े लिखे हैं, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से हैं जहाँ पर वहाँ तक ये सोच पहुँची नहीं है, ये बातें पहुँची नहीं हैं। तो कितनी तकलीफ़ आती है ऐसे वर्ग के लोगों को समझाने में जहाँ पर अवेयरनेस बहुत ही लेस है सारे चीज़ों के लिए? इसमें गायत्री बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपने पूछी है। मैं आपको ये बताती हूँ कि जितना एजुकेटेड होता है, जितना समझदार होता है जी, उतना सेल्फिश हो जाता है इंसान। आप देखना, मैं तो हर ऑर्गन डोनेशन में देखती हूँ, जो अपर मिडिल क्लास है वो सबसे पहले पूछेगा कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो दो इश्यूज होते हैं, एक तो कन्विंस करना होता है और उसके आगे का उनका एटीट्यूड क्या होता है। जो गरीब है वो खुल के दिल से देता है, वो कभी नहीं पूछेगा कि इसमें मेरा क्या। हमने एसएसजी से 6 डोनेशन कराए हैं, किसी पेशेंट ने हमसे ये मुड़ के नहीं पूछा मेरा क्या फ़ायदा। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनवेरिएबली आपको ये सुनने को ज़रूर मिल जाएगा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, कुछ होगा क्या। तो ये एक बहुत ही विचित्र सी सिचुएशन है जिसमें पढ़े लिखे होने से आपकी अवेयरनेस तो जल्दी आती है, लेकिन आपका दिल ज़रूर बहुत छोटा होता है जी। और मुझे हमेशा से मिला है कि कम पढ़े लिखे जो होते हैं, कम पढ़े लिखे, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। और वो अनुभव मैंने भी किया था मैम, जहाँ पर गोदड़िया समाज का जो लड़का गुजर गया था और उसका अंगदान हुआ था, उसके घर जब मैं गई तो मैंने देखा कि उसके घर पे वो सीमेंट कंक्रीट वाली छत नहीं थी, पतरे लगे हुए थे और एक छोटा सा कमरा जहाँ पर 6 सदस्य का परिवार रहता है। और वहाँ से ये सोच निकली थी कि हाँ हमें ऑर्गन डोनेट करना है। आप सोचिए कि वहाँ कहाँ पढ़ाई लिखाई, कहाँ अवेयरनेस, कहाँ वो उनके पास में वो शब्द जो आई थिंक दीपाली मैम ने उनको कहे होंगे, उनका वो सोचना समझना, वो सब कुछ उससे सब परे थे। सिर्फ उनके मन में ये था कि हमारा बेटा भले नहीं रहा मगर वो किसी के शरीर में जिंदा रहेगा, बस यही सोच थी। उसकी माँ, उसकी पत्नी यही कह रही थी जब मैंने उनसे बात की। तो कितनी बड़ी बात है, हम सब पढ़ लिख जाते हैं मगर शायद हम इतने सेंसिबल और सेंसिटिव नहीं रहते हैं। जैसे आपने कहा कि दिल छोटा हो जाता है, देने की वो जो चाहत है वो बहुत कम हो जाती है। तो आज का जो दिवस है उसे कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समझदार बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिनको डोनेट किया हुआ अंग पहुंचता है उनके परिवार की जो मनस्थिति होती है, बाद में जब ट्रांसप्लांट हो जाता है वो व्यक्ति बहुत नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने लग जाता है। आपने जिक्र किया जो दिल्ली का लड़का 2 साल से वो बिल्कुल बेड पर था, कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे दौर से आप भी गुजरी हैं मैम। मिस्टर त्यागी को जब किडनी फेल हुआ और उनको भी किडनी का डोनेशन हुआ किसी की ओर से और वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे,
तो आपके अनुभव से आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? वो क्या वो अनुभव को थोड़ा सा हमसे शेयर करें। गायत्री, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे इस परिस्थिति में इसीलिए डाला था जिससे कि मैं इस टाइप के प्रोग्राम से जुड़ूं। जब तक मेरे हस्बैंड किडनी फेलियर में थे, हमारी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। हम केवल एक डायलिसिस से दूसरी डायलिसिस के लिए जीते थे। हर रोज़ कुछ ना कुछ होता था। आज बीपी कम हो गया है, आज चक्कर आ रहा है, आज ये मतलब और कुछ था ही नहीं ज़िंदगी में। ट्रांसप्लांट के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, वो बाहर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। मेरी कोई ज़िंदगी है। मेरा पूरा दिन में शायद जब वो आते हैं घर तो मुझे पूछना पड़ता है तुम ठीक हो, बाकी मेरी अपनी ज़िंदगी वापस आई है। तो केवल उनको ज़िंदगी नहीं मिली है, मुझे मिली है, मेरे बच्चों को मिली है। तो ये चीज़ समझानी, नॉर्मल आदमी को समझानी बहुत मुश्किल है कि एंड स्टेज जो डिजीज़ होती है जिसमें आदमी इतना बीमार है कि वो अस्पताल टू अस्पताल ही बुक्ड है, उसकी ज़िंदगी में कैसा चेंज आता है जब उसको ऑर्गन मिल जाता है और वो नॉर्मलसी में आता है। इससे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग, मैं बार बार बोलती हूँ, आप केवल एक आदमी को ज़िंदगी नहीं दे रहे हैं, आप पूरे परिवार को ज़िंदगी देते हैं। तो उससे तो मैं खुद ही गुजरी हूँ, बट मेरे साथ मैं जिस समय ट्रांसप्लांट के लिए गई थी मेरे हस्बैंड का, मुझे अनेकों ऐसी, मेरा हस्बैंड का ट्रांसप्लांट आईकेडी में हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ में। तो पूरे फ्लोर पे हमारे जैसी फैमिलीज थी, तो हर की ज़िंदगी वैसी ही गुजर रही थी जी। हर की ज़िंदगी वैसे ही ट्रांसफॉर्म हुई है। पर मुझे केवल दुख ये होता है कि ऑर्गन रेसिपिएंट को एक बार भी ये नहीं समझ में आती है कि आपने ले लिया, पर इस प्रोग्राम को आगे तो बढ़ाइए। बिल्कुल। जो आपने भुगता था उसको इतनी जल्दी मत भूलिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके बारे में आप चर्चा करिए। दुख तकलीफ की घड़ी निकल गई, पर भगवान ने इतना बड़ा दान दिया, उसके लिए कहीं तो हमको ग्रैटिट्यूड जिसे कहते हैं वो कैसे शो करना चाहिए। तो मैं मॉरलिस्टिक नहीं बन रही हूँ, पर मैं तो इस प्रोग्राम में तन मन से जिस तरीके से आप सोचें, मैं टोटली इन्वेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि दिस इज द ओनली वे आई कैन से थैंक यू। सो मुझे कई बार लगता ही है कि भगवान ने कभी कभी बुरे दिन इसलिए दिखाते हैं कि आप किसी और की सहायता, अगर मुझे इसमें नहीं डाला जाता जी, तो शायद मैं इस प्रोग्राम से इस तरीके से नहीं जुड़ती। और मेरा जो अवेयरनेस एज अ डॉक्टर अबाउट डिफ़िकल्टीज, जो मेरा एज अ डॉक्टर मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन इन पूरी घटनाओं से आया है। मेरी सेंसिबिलिटी कि आदमी को कितनी तकलीफ होती है बीमारी में जी, उसको उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, आप बाकी शारीरिक छोड़ दीजिए, मानसिक स्थिति उसकी केयर गिवर की क्या होती है, इसके लिए इससे बड़ा अवेयरनेस मेरे लिए कभी नहीं आया। मेरे लिए ये पूरा जो है, ये 10 साल जो है, मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ माय लाइफ। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और Thank you, गायत्री। मैं उम्मीद करती हूँ कि त्यागी मैम की बातें जितनी आपने सुनी उसको बहुत गौर से समझिएगा कि ये वो डॉक्टर हैं, वो इस दौर से गुजरी हैं और इसीलिए वो 2016 से जुड़ी और एज ए वॉलंटियर वो काम कर रही हैं, लोगों को कन्विंस कर रही हैं। उनका पेशा जो है वो तो अलग है ही, मगर लोगों को कन्विंस करना और लोगों को जागरूक करना, जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ जाके परिवार को समझाना, उनके जीवन का ये मुख्य ध्येय हो गया है। तो क्या हम छोटा सा काम नहीं कर सकते? बहुत सारी चीज़ें हम पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर और अक्सर खुद के फ़ोटोज़, कुछ अच्छे अच्छे कोट्स, सारी चीज़ें हमें पोस्ट करनी अच्छी लगती है, उसमें गलत भी नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया है ही इसीलिए। तो क्या हम सिर्फ खुद की बातें, खुद के फ़ोटोग्राफ्स पोस्ट करके सुकून में आ जाएंगे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि महीने में एक बार, ये प्रण लीजिए आज कि महीने में एक बार ऑर्गन डोनेशन के लिए एक पोस्ट करेंगे,
क्योंकि जब हम कहते हैं कि मुझे सोशल वर्क करना है, मेरे पास समय नहीं है, सैटरडे संडे मुझे मिलता है मगर कहीं बीत जाता है, पता नहीं चलता, मत सोचिए ऐसा। सिर्फ आप 1 मिनट का समय निकाल सकते हैं एक पोस्ट करने के लिए। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल मीडिया है और आप वहाँ पर अपने तरीके से लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो आज का जो दिवस है 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के तौर पर जो मनाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा हम वेग दे पाएंगे, बहुत ज़ोरों शोरों से लोगों के दिमाग में ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा भर पाएंगे कि ऑर्गन डोनेशन कुछ भी गलत नहीं है। सिर्फ ये है कि भगवान को अगर बहुत नज़दीक से देखना है, कहते हैं ना हम कि हम भगवान नहीं बन सकते। दिवाली में हमने बहुत अच्छी बात बताई कि वो जो क्षण है तब आप फील करते हैं, जब आप ऑर्गन डोनेट करते हैं तब आप फील करते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो ठीक है, भगवान के साथ में आप जुड़ सकते हैं एक छोटी सी कोशिश के ज़रिए। बस कोशिश करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे अच्छी ज़िंदगी हम दे सकते हैं उसके बारे में सोचिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू गायत्री, थैंक यू फॉर बीइंग इक्वली, आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इतने सालों से जुड़ी हैं, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने हमें इस लायक समझा VNM TV को, मुझे, हमारी पूरी टीम को, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मैम कि हम कुछ कर सकते हैं। मीडिया का जो पावर है वो पावर का सही दिशा में इस्तेमाल करना ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर कहूँगी वही कि ये हमारा पेशा नहीं है, जर्नलिज़्म हमारा पैशन है और यही पैशन हमेशा मुझे याद दिलाता है कि हम समाज के लिए बने हैं और समाज के लिए ही काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM TV का फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर, और VNM TV का वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं। और VNM TV अब जियो फाइबर चैनल नंबर 498 के ज़रिए टेलीविज़न पर दिन भर खबरों से आपके घर तक पहुंचता है। जुड़े रहिए VNM TV के साथ। नमस्कार।